वो बैक मिरर से पिछली सीट पर बैठी लड़की को घूरने लगा तो लड़की ने उसको नजरअंदाज करते हुए शीशे से बाहर के मनाजिर को बगौर देखना शुरू कर दिया। उसे हर चीज पीछे भागती हुई महसूस हो रही थी। वो बेख्याली में बैठी बाहर के कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी तेजी से आगे की जानब बढ़ रही थी। खिलाफे मामूल आज उसकी आंख देर से खुली थी। वो रात देर तक टेस्ट की तैयारी करती रही थी, जिसकी वजह से उसे देर हो चुकी थी और कॉलेज की बस जा चुकी थी। स्टॉप पे खड़ा देखकर एक कार उसके करीब आकर रुकी थी। ड्राइवर ज़ाहिरी वज़ाकता से शरीफ इंसान दिखाई दे रहा था और मारिया ने मजीद इंतजार करने के बजाय उसकी साथ ही जाने को गनीमत जाना। गाड़ी में बैठने के बाद उस शख्स की असलियत उस पर खुल चुकी थी। वो बहुत घबरा रही थी। उसे जितनी भी दुआएं याद थी सब पढ़ डाली। वो इस बेरिए नमा इंसान के चुंगल से भागना चाहती थी, लेकिन चलती गाड़ी से कैसे उतरती। खुदा खुदा करके कॉलेज के करीब पहुंची। गेट के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी रुकवाई। उसने बैग से पैसे निकाल कर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की तरफ हाथ बढ़ाकर किराया देना चाहा तो उसने मारिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो डर कर एक तरफ हो गई। सीट पर बैठे शख्स ने कहा, मैं कल इसी वक्त तुम्हें कॉलेज के लिए पिक करूंगा, मेरा इंतजार करना। ये सुनते ही वो मजीद डर गई और गेट की तरफ दौड़ लगाई ही थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। वो एक क्लर्क था। रोजाना ऑफिस में आते जाते लड़कियों से छेड़खानी करना उसका मशगला था। वो भी लड़की को तड़पता देखकर घबरा गया और मौका वारदात से भागने को गनीमत जाना। वो दफ्तर पहुंचा तो वहां लोगों का हजूम था। सहमा हुआ अपनी सीट पे बैठ गया। एक लंबा तगड़ा नौजवान एक मिसल हाथ में थामे दफ्तर में दाखिल हुआ। नहायत खुश अखलाकी से क्लर्क से मुखातिब हुआ और अपना मकसद बयान किया। क्लर्क ने बैठने का इशारा किया। नौजवान कुर्सी खींच कर उसके मद्दे मुकाबल बैठ गया। क्लर्क की उंगलियां टेलीफोन के डायल पैड पर जल्दी जल्दी चलने लगी। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल उठा ली गई थी। क्लर्क ने खुश अखलाकी से बात की। उसका फीका मिजाज एकदम खुश मिजाजी में तब्दील हो चुका था। उसने फोन रखते ही सामने बैठे नौजवान को चाय की पेशकश की, लेकिन नौजवान को अपने काम की जल्दी थी। उसने वजाहत चाहिए तो क्लर्क ने उसकी बात काटते हुए कहा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे इंसान की सिफारिश दरकार है जिसको हम दोनों जानते हों। नौजवान इसकी बात न समझ सका तो क्लर्क ने कहा अब कल आ जाए और फाइलें उलटने पुलटने लगा। नौजवान दफ्तर से निकल गया। जब मारिया को होश आया तो वो एक बेड पे लेटी थी। उसने उठना चाहा तो दर्द के मारे उसके मुंह से एक चीख निकली। सारे घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वो हादसात इत्तफाकी के वार्ड में दाखिल थी। उसका दाया बाजू और दाएं टांग टूट चुकी थी। सर पर चोटें आई थीं। वो बहुत घबराई हुई थी। दर्द और खौफ के मारे उस पर रश तारी था। उसकी माँ उसे तसल्लियां दे रही थी जबकि मारिया की हालत बदस्तूर बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने एक बार फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर लेवल काफ़ी कम था। डॉक्टर ने दुआ तजवीज़ की और टेस्ट लिख कर दिए कि ये फ़ौरन करवाए जाएं। डॉक्टर भी उसकी अचानक हालत रैर होने पर तशवीश में मुब्तला थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो जाता है। अचानक चीख मारकर उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक क्या हो जाता है कि वो चीख मारकर बेहोश हो जाती है। आज उसे 3 दिन गुजर चुके थे और वो इस हालत से बाहर नहीं निकल रही थी। न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि तमाम रिश्तेदार भी उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे। सब रो रो कर उसके लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। मारिया खूबसूरत होने के साथ साथ नहायत खुश अखलाक और बाकिरदार लड़की थी। क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन और मेहनती तलबा थी। वो प्री मेडिकल की तलबा थी और मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत का जज्बा रखती थी। लेकिन अब वो खुद डॉक्टरों के रेमो करम पर थी। शाम को जब डॉक्टर विजिट पर आया तो टेस्ट रिपोर्ट देकर उसने सीटी स्कैन करवाने को कहा तो मारिया के वालिदैन को तशवीश लाहिक होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, जल्द आपकी बेटी अपने कदमों पर चलेगी, बस आप दुआ करते रहें। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मारिया के दिमाग पर चोटें आने की वजह से उसका दिमाग जिस्म को मुतवाज़न रखने की सलाहियत खो चुका है।
اب وہ کبھی نہیں چل سکے گی۔ یہ خبر والدین کے لیے قیامت خیز تھی۔ ماں مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنی بیٹی کی ہنستی کھیلتی زندگی کو عذاب بنانے والوں کو بددعائیں دے رہی تھی۔ اگلے دن کلرک جب دفتر پہنچا تو وہی نوجوان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رسمی الیکس لے کے بعد کلرک نے اس کے متذبذبانہ کیفیت کو بانپتے ہوئے کہا کہ پیارے قائد اعظم ہی ایسی شخصیت ہیں جن سے ہم دونوں واقف ہیں اور وہی اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوان دفتر کے کئی چکر لگا چکا تھا، اس نے بھی اس ثالثی کردار والے معاملے کو غنیمت جانا اور کام کا مول متعین کرنے لگا۔ انجام کار یہ طے پایا کہ مبلغ 7,000 روپے میں مطلوبہ کام ہو جائے گا۔ یہ ایک بل کی ادائیگی کا معاملہ تھا، کل ملا کر 1,20,670 روپے کا بل تھا۔ نوجوان کو یقین دہانی کرائے گی کہ چند دن میں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ نوجوان نے قائد کی تصویر والے 7 نوٹ نکال کر کلرک کی طرف بڑھائے۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ رقم لی اور گنے بغیر ہی جیب میں ڈال دے۔ دونوں خوش تھے، ایک کا کام ہو گیا تھا، دوسرے کی عیاشی ہو گئی تھی، لیکن دونوں یہ بھول گئے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نوجوان کے ذہن میں بس کتنا خیال آیا کہ ہماری قوم قائد کے فرمودات پہ عمل ہونے پیرا ہونے سے زیادہ قائد کی تصویر کی پجاری ہے۔ قائد کے فرمان کام کام بس کام کو کیسے زندہ دلی سے کام میں لایا جا رہا ہے۔ یہاں کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کرنے کی رشوت لی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کلرک نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری تھی، نہ جانے کتنے لوگوں سے رشوت لے چکا تھا اور کتنی جوانیوں کو داغدار کر چکا تھا۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھا اور اس کے جوان سال بیٹے کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی تشخیص کے بعد بتایا کہ اس کی نہ صرف ہارٹ سرجری ہوگی بلکہ اس کے گردے بھی ناکارہ ہو چکے ہیں، لہذا کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ کلرک نے زندگی کی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے پر خرچ کر ڈالی، لیکن بیٹا بسترے مرگ سے نہ اٹھ پایا۔ اس کی بیٹی بھی 2 سال قبل اپنے کسی کر اسے داغدار کر چکی تھی۔ جب تڑپتے بیٹے پر نظر پڑتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے روڈ پر پڑی تڑپتی لڑکی گھومنے لگتی تھی۔